हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ यह कहानी एक परिवार की है। परिवार की ही कहानियाँ बनती हैं, तो इसमें किस तरह से मतलब एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को बखेर देती है, तो मैं ये कहानी आपको बताने जा रही हूँ। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रजपुरा गांव का रहने वाला रजत शिवांश उर्फ मोनू मंगल पांडे नगर में सुपरवाइज़र कॉलोनी में काम करता था। सुपरवाइज़र की पोस्ट पर कॉलोनी में काम करता था। पिछले 4 साल से वह संविदा पर काम कर रहा था। तो उसकी कम मतलब वहाँ पर एक सुषमा नाम की लड़की भी, महिला कह सकते हैं, काम करती थी, जो कि दोनों साथ ही आया जाया करते थे, क्योंकि दोनों की कॉलोनी एक ही साइड थी और मुश्किल से 1 किलोमीटर का अंतर था। तो सुषमा जो रहती थी वो आगे रहती थी और वो लड़का थोड़ा पहले ही पड़ता था उसका घर। तो सुषमा भी वहाँ पर काम करती थी और इसके बाद में दोनों एक साथ आया जाया करते थे। लगभग 8:15 की बात होती है कि एक स्कूटी पर दो लोग आते हैं और आने के बाद में वो अपनी स्कूटी पर तो सुषमा और रजत थे, और इसके बाद में दो लड़के इस बाइक पर आते हैं और उनकी स्कूटी के आगे अपनी बाइक लाकर अड़ा देते हैं। और बाइक को अड़ाने के बाद में तो वो लड़का रोकता है अपनी स्कूटी को, रोक कर कहता है रजत कि क्या तुमने भांग पी रखी है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं, तुमने स्कूटी के आगे बाइक अड़ा दी। इतने में ही पीछे से एक लड़का निकलता है और उतरकर बाइक से सीधा एक गोली पिस्टल निकालता है और एक गोली उसके जबड़े में मार देता है और दूसरी उसके दिमाग में मार देता है। लेकिन सुषमा वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जब तक उसे समझ में आता है तो वो बहुत बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगती है। और लगभग 8:15 का समय था, तो कुछ लोग खेतों पर काम करने आ चुके थे, खुद कुछ रास्ते में आ रहे थे, और जैसे ही उसे गोली लगी तो उसकी बॉडी से बेइंतहा खून बह निकला। और इसके बाद वो मदद के लिए सुषमा चिल्लाने लगी, और वो रजत के घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ही था। रजत के जो पिता थे योगेंद्र, उनको वो रजपुरा गांव के जो उनके भाई थे वो रजपुरा गांव के प्रधान थे। और उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, अपने भतीजे को फ़ोन किया, क्योंकि रजत जो था वो अपने माता पिता का इकलौता ही लड़का था। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर पहुँच जाते हैं और वहाँ का जो थाना आता था, वहाँ गंगानगर का थाना लग रहा था, और वो गंगानगर थाने के इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं। वहाँ से वहाँ के एसएसपी, इंस्पेक्टर और एसएसआई सब वहाँ पर, एसआई वगैरह सब वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो उसकी माँ थी वो बहुत बुरी तरह प्रतीक्षा दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनके दहाड़ों को देखकर हर एक इंसान का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि उनका वो इकलौता ही बच्चा था। और वहाँ आसपास पर पूरी जगह का निरीक्षण किया जाता है। और लेकिन वहाँ पर क्या था कि वो सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, जो लगभग वहाँ आसपास 42 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो उसके बाद में फिर वो चप्पल पहन रखी थी सुषमा के भाई ने, तो वो सुषमा के भी पूरी डिटेल्स खंगालते हैं। उसके बाद में फिर रजत का, जो सुषमा का भाई आता है थाने में, तो वो भी चप्पलों में ही आया था, तो थोड़ा सा शक सुषमा की तरफ भी गहरा जाता है। इसके बाद में फिर वो जो थे वहाँ पर गंगानगर से वो निकलते हुए सिकेड़ा को चले जाते हैं। तो उन्हें जो नंबर प्लेट थी वो उन्होंने मोड़ ली थी, लेकिन उन्होंने आगे जाकर वो उसको सीधा कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कपड़े भी वही पहन रखे थे और उनका मुँह भी उन्होंने इसी तरह से बांध रखा था। मुँह बांधने के बाद उन्होंने मास्क लगा रखा था। तो जब वो काफ़ी देखते हैं ध्यान से, सभी कैसे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, तो वहाँ पर वो बाइक का नंबर नहीं पहचान पाते। लेकिन वो भी काफ़ी आगे तक उन्हें ये पता चलता है कि वो गंगानगर से बजड़ा सिकड़ा की तरफ वो गए होंगे, तो उधर की साइड ही वो भी पुलिस भी रुक कर देती है और वहाँ की सभी उन्हें खंगालने लग जाती है सीसीटीवी कैमरेज को। और वहाँ सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह बाइक का नंबर दिखाई दे जाता है। बाइक का नंबर दिखने के बाद में फिर वो उसको मतलब ढूंढते हैं कि ये नंबर किसके उस पर लगा हुआ है। तो इसके बाद में जब नंबर का पता चलता है तो वो कंकड़खेड़ा का रहने वाला व्यक्ति था, और उसका नाम था निशांत दत्ता। निशांत दत्ता की वो बाइक होती है, तो वो अंशुल 2 दिन के लिए बाइक ले आया था।
तो अंशुल नाम का लड़का जो होता है जिसने मर्डर किया था, वही ईशान दत्ता के घर पे गया था और वहाँ से उसकी बाइक मांगकर लेकर आ गया था। और उसने अपना दोस्त जो लिया था वो था कपिल जाट, और उसके साथ मिलकर ही उसने रजत को मारा था। तो अब रजत की जो पत्नी होती है ईशा, रजत की जो पत्नी होती है ईशा, वो उसका फ्रेंड होता है अंशुल। अब किसी को भी ये पता नहीं लग पा रहा था, जब सब जगह जांच पड़ताल की जाती है, इधर उधर पूछा जाता है कि किसी से क्या दुश्मनी थी रजत की, क्योंकि सारा शक सबका ईशा पर जाता है। लेकिन ईशा की कोई भी गलती इसमें नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जगह जॉब करने के कारण, अगर उसकी स्कूटी ख़राब होती थी तो रजत उसे ले आता था, और रजत की बाइक ख़राब होती थी तो निशा उसे अपनी स्कूटी पर ले आती थी। और जब लोग बात बनाने लगे थे तो निशा फिर उसे गाँव के बाहर से ले लिया करती थी, फिर घर से उसको लेकर नहीं आती थी। लेकिन जो उसकी पत्नी निशा होती है, वो उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है ईशा। और वो जब जांच पड़ताल की जाती है, अंशुल को पकड़ा जाता है। सबसे पहले ईशान दत्ता के घर पर जाते हैं, वहाँ पूछा जाता है कि उसको उठाया जाता है, उठाकर ईशान दत्ता से पूछा जाता है कि तुम्हारी बाइक से ये मर्डर हुआ है, तो तुम उस दिन कहाँ थे? तो वो कहता है मैं घर पर ही था। फिर उनके फ़ोन को सर्विस लाइन्स पर लगाकर चेक किया जाता है, जिस तरह से भी पुलिस चेक करती है। चेक करने के बाद पता चलता है कि वो पूरे दिन अपने घर पर ही था, क्योंकि उसकी छुट्टी थी। तो अंशुल जो था उसको लगभग 7 साल पहले किसी मर्डर के और किडनैपिंग के केस में फंसा दिया गया था, तो वो जेल चला गया था। जो उसकी पत्नी थी ईशा, वो अंशुल से बहुत प्यार करती थी। तो जब अंशुल से वो बहुत प्यार करती थी, तो अंशुल को जब किडनैपिंग के केस में जेल भेज दिया जाता है, तो उसकी 7 साल की सज़ा वहाँ पर बोलती है। और इन 7 सालों में जब वो कॉलेज में थी तो रजत उसके संपर्क में ईशा के में आता है। उधर वो पहले बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, और जो दूसरा उसका पति उसके संपर्क में आता है, जो जिससे वो शादी करती है। तो वो रजत से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है। तो रजत अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उसे कोर्ट मैरिज कर लेता है। जब कोर्ट मैरिज हो जाती है तो इकलौता बच्चा था, परिवार का करोड़ों की संपत्ति थी, तो इस पर माता पिता भी बहुत दुखी तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, शादी तो हम भी किसी एक लड़की से ही करते, अब इसने कर ली। माता पिता को समझाती है और वो उसे रजत को अपने घर ले आते हैं। तो वहाँ भी ईशा ने लव मैरिज ही की थी, और जो उसका बॉयफ्रेंड था अंशुल, वो उसने पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। फिर उसके बाद में वो 7 साल बाद छूट कर आता है। आने के बाद में वो अपने यार दोस्तों से ईशा का पता मांगता है। तो जब उसके यार दोस्त कहते हैं कि ईशा की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, तो वो उसका फ़ोन नंबर उससे निकलवा लेते हैं। जब वो ईशा कभी अपने घर पर आती है तो वो फ़ोन नंबर भी उसको मिल जाता है। फ़ोन नंबर मिलने के बाद अननोन कॉल देखकर पहले तो ईशा डर जाती है कि पता नहीं किसकी कॉल है। तो जब वो कहता है कि मैं अंशुल बात कर रहा हूँ, तो फिर उसकी वो सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो 15-16 साल की उम्र में उसकी उस अंशुल के साथ में थी। तब अंशुल उसको कहता है, तो एक बात भी वो ये नहीं सोचती है कि रजत भी तो मेरा प्यार ही था, उससे भी तो मैंने प्यार करके ही शादी की थी। घर वाले यूँ परेशान थे, पुलिस भी ये परेशान थी कि हम कहाँ जाएं, किससे पता लगाएं, हमारे बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि दुश्मन तो अपने घर के अंदर ही बैठा है। उसके बाद में उन दोनों की आपस में बातें होने लग जाती हैं, और जब भी वो अपने मायके आती थी तो रजत के साथ, अंशुल के साथ में उसका घूमना फिरना, मिलना चलना चलता रहता है। लेकिन इस बात से रजत बिल्कुल अनजान था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर वो अंशुल कहता है कि ऐसे कब तक काम चलेगा, तुमने तो मेरे साथ जीवन बिताने की कस्में खाई थी और मेरे से ये बोला था कि हम दोनों मिलकर साथ ज़िंदगी बिताएंगे, तो तुमने अब ऐसा क्यों किया? तब वो कहती है कि अब मेरी एक बच्ची भी है, तो तुम देख लो। लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि रजत जो था वो कभी कभी जब दोनों में झगड़े होते थे तो मारपीट पर भी नौबत आ जाती थी, तो वो कभी कभी उस पर हाथ भी उठा दिया करता था। तब वो उसे एकदम अपने पति के द्वारा उठाया जाने वाला हाथ, जिसको वो इग्नोर करती रहती थी, फिर उसे अंशुल के आने के बाद वो अपराध दिखाई देने लगता है। तो वो कहती है कि ये मुझे बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो मर्डर से 2-3 दिन पहले जब लॉकडाउन का टाइम आ रहा था, तो मर्डर से कुछ दिन पहले तो वो अंशुल को
अपनी छत से लगभग 3 बैग ऊपर से नीचे फेंक देती है और जिसे अंशुल लेकर चला जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो प्रोग्राम था अंशुल का वो भागने का ही था और ये नहीं था कि रजत को दुनिया से हटा दें। जब वो नीचे अपने बैग्स के कपड़े फेंक देती है और उसे लेकर चला जाता है अंशुल, तो उसके बाद में ही अगले ही दिन मॉर्निंग में लॉकडाउन लग जाता है। मेरठ में जब लॉकडाउन लग जाता है कोरोना के कारण, उस टाइम पर फिर वो करती तो क्या करती। इसके बाद फिर रजत भी घर पर ही रहने लगता है, तो इन दोनों की बात भी बहुत कम हो जाती है, बात नहीं कर पाती। चोरी छुपे फिर वो अंशुल से कहती है, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो मुझे यहाँ से लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊँगी। अब अंशुल ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम बहुत अच्छी बड़ी और फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो वो कहता है कि फिर मैं तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देता हूँ। एक बार भी उस औरत ने ये नहीं सोचा कि वो इकलौता बेटा है माँ बाप का, जिसके कारण उसको उन्होंने झेला, अपने घर में रखा। एक बार भी वो इस चीज़ को नहीं सोचती है और उससे कहती है जो तुम्हें करना है करो। और फिर एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जब वो, क्योंकि जहाँ पर वो सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम करता था वहाँ वो गांव के बीच में ही जगह थी, तो वहाँ ज़्यादा ऐसी तहकीकात नहीं होती थी। जो लोकल लोग थे वो जॉब के लिए आ जा रहे थे। तो वो जब जाता है वहाँ पर जाने के बाद में रास्ते में ही 8:15 पर उसको पकड़ लिया जाता है। उसके साथ में सुषमा होती है, लेकिन सबका शक सुषमा के ऊपर ही जाता है, जबकि सुषमा भी एक बहुत भली अच्छी लड़की होती है, लेडी। उसका भी अपना परिवार था और वो सिर्फ एक साथ काम करते थे, सिर्फ उन दोनों के बीच में इतना ही था। और इस तरह से एक इकलौते बच्चे की जान उसकी पत्नी के द्वारा ले ली जाती है। इस चीज़ को करने में अगर वो बाइक का नंबर नहीं पकड़ा जाता तो ईशांत के यहाँ पर नहीं पुलिस पहुँच पाती और ईशांत से अंशुल का पता नहीं चलता कि मेरा दोस्त 2 दिन के लिए मुझसे बाइक लेकर गया था। और इस तरह से अंशुल को फिर से पकड़ा जाता है। लेकिन अंशुल तो एक क्रिमिनल था, पहले भी वो किडनैपिंग में जेल जा चुका था, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ईशा का क्या होगा, उसकी 5 साल की जो बच्ची हो चुकी है उसका क्या होगा। एक पल की छोटी सी भूल का परिणाम ना देखते हुए लोग बाग कितने बड़े गलत कदम उठा जाते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी का मेरा मतलब दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करने का नहीं है। सिर्फ इतना है कि कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले 1000 बार सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। किसी माँ का इकलौता बच्चा दुनिया से चला जाता है और इस तरह से ईशा की ज़िंदगी भी पूरी ख़त्म हो जाती है, दोनों को उम्र कैद हो जाती है। लेकिन उस नन्ही बच्ची का क्या कसूर, जिसके सिर से माता और पिता दोनों का साया उठ जाता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।